in a queue has two ends, and these two ends are known as front and rear. So as you can see here in the picture also, there is a queue, and now queue, you can see the person at the front of the queue will be served first. Whoever will join this queue will join from the rear. अगर फ्रंट में आके लग जाए कोई, तुम अगर मान लीजिए टिकट लेने के लिए विंडो पे खड़े हुए हो रेलवे स्टेशन पे और सबसे आगे हो, और आपके आगे आगे लग जाए तो कितना गुस्सा आ जाएगा कोई। तो उस लाइन में भी जो लोग जुड़ते हैं वो पीछे से जुड़ते हैं और निकलते कहां से है? फ्रंट से। तो इसका मतलब वी हैव टू एंड्स, वन इज फ्रंट फ्रॉम वेयर डिलीशंस टेक प्लेस। फ्रंट से हमेशा डिलीशन होंगे एंड इंसर्शंस विल बी मेड फ्रॉम द रियर। नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी कि फ्रंट से जो डिलीशन वाला पार्ट है, यानी कि हमें कुछ क्यू में से अगर निकालना हो तो दैट थिंग इज नोन एज DQ। DQ ऑपरेशन कहलाता है, जो कि स्टैक में क्या कहलाता था? पॉप। तो यहां पे पॉपिंग समथिंग फ्रॉम स्टैक इज सिमिलर टू DQ फ्रॉम द क्यू, एंड इंसर्शन ऑपरेशन at the rear end is known as NQ. So opposite to stack, a queue is a first in first out data structure. First in first out means whoever will enter the queue first will be served first. So actually these data structures are used to hold the data. आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी देखा होगा कि whenever an operating system receives more than one request, means it has to execute more than one task. तो काम करने वाला अगर एक है और उसके पास 10 लोग एक ही साथ काम करने के लिए भेज देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मेथड उसे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में तो वो एक ही का काम कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इस तरह की क्यूज और स्टैक्स का यूज करते हैं टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए। जैसे आपने प्रिंटर पे कोई एक साथ 3 लोगों ने प्रिंटर पे प्रिंट करने के लिए भेज दिया, तो वो क्या है, उसको एक क्यू में लगा देगा, और क्यू में जो फर्स्ट आया है वो टास्क पहले कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि क्यूज इस तरह की भी होती हैं कि जहाँ कहीं पे एक लाइन लग रही है और लाइन लगने के बाद सपोज एक कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष आ जाता है, तो लोग कहते हैं अरे इन्हें पहले जो है लाइन में आगे कर दो। तो ऐसी क्यूज भी होती हैं। देयर आर वेरिएशंस आल्सो इन क्यूज। जो प्रायोरिटी क्यूज मैंने आपको बात की अभी, कि प्रायोरिटी के बेसिस पे किसी टास्क को सर्व करना, यानी कि मान लीजिए क्यू में कोई 4 टास्क क्यू में लगे हुए हैं, सडनली कोई ऐसा टास्क आ जाता है 5वां जिसकी प्रायोरिटी उन चारों टास्क से ज्यादा है, तो होगा क्या कि वो टास्क पहले कंप्लीट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, बाकी 4 को रोक देगा वो। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटीज आल्सो। तो आर दीज 2 ऑपरेशंस DQ एंड NQ क्लियर टू यू? यस सर। ओके, तो हमें ये पता है कि Q is also a linear data structure. So we will try to implement a Q using Python, मतलब using lists in Python. देखिए जो ऑपरेशंस हैं Q के साथ में, वो ऑपरेशंस जैसे कि अगर हमें कोई Q से कुछ चीज निकालनी हो, यानी DQ वाला ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना हो, तो DQ करने से पहले वी हैव टू चेक वेदर
our queue has any element or not. Similar to our implementation in stack, we will define a function to check whether our queue is empty or not. So we are just going to define a function which will check, and the name of the function we are taking is, so this QU actually is a list which will be received by this function is empty, and depending on whether this QU equals to empty brackets, this function is going to return, क्या रिटर्न होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना ट्रू हो जाएगा सर। हाँ, ट्रू होना चाहिए, ठीक है, रिटर्न ट्रू, else it's return a false. Okay, so this is the definition for checking whether our queue is empty or not. Now we are going to define this function NQ. NQ simply means we are going to insert something into the queue. और insertions कहाँ पर होंगे? rear side में. तो rear side में insertions होंगे. So we are taking the item to be inserted and the queue in which we want to insert. So because we are implementing it using a list, we have a function which always adds the element to the end of the list, and the name of the function क्या है? Append. Okay, तो append always appends the values at the end. तो हमने जो end वाला part है वो rear मान रखा है, और जो हमारा list का 0 इंडेक्स नंबर है वो हमारा front होगा, और जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो rear होगा. तो ये हमेशा लास्ट इंडेक्स के बाद ही अपेंड जो है आइटम्स को प्लेस करता है, इसलिए ये हमारा हो गया अपेंड. ठीक है, अब अपेंड करने के बाद में देखिए, हियर वी हैव टू मेंटेन टू पॉइंटर्स, फ्रंट एंड रियर. फ्रंट विल गिव अस द इंडेक्स ऑफ द आइटम विच इज एट द very beginning of the queue, and rear will give us the index of the item which is at the last of the queue. So suppose initially when we have our rear and front, because हम जो list लेके चलेंगे initially तो वो empty होगी, कुछ नहीं होगा उसमें, तो हमारा front और rear जो हम लेंगे वो none को indicate करेगा, यानी we have nothing in our queue. अब as soon as we will insert the first item, तो फर्स्ट आइटम इंसर्ट करने के बाद फ्रंट और रियर का क्या इंडेक्स नंबर होना चाहिए, ये बताइए. 0. फ्रंट एंड रियर बोथ विल पॉइंट टुवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट, बिकॉज एक ही एलिमेंट है. ठीक है, तो दोनों का इंडेक्स नंबर 0 आएगा, फ्रंट और रियर दोनों. तो दिस इज द ओनली केस व्हेन फ्रंट एंड रियर विल बी इक्वल, यानी फ्रंट भी 0 होगा, रियर भी 0 होगा. लेकिन फर्स्ट एलिमेंट के बाद व्हेन यू विल ऐड द सेकंड एलिमेंट, तो फ्रंट तो वही रहेगा, फ्रंट तो 0 पे ही रहेगा. व्हाट विल चेंज? द रियर विल चेंज एंड रियर विल मूव टू 1. तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि अपेंड करने के बाद इफ द लेंथ ऑफ आवर क्यू गिव्स अस 1, तो इट सिंपली मीन्स कि हमने जो अपेंड किया एलिमेंट, दैट एलिमेंट वाज द फर्स्ट एलिमेंट. तो हमारा फ्रंट और रियर दोनों उस केस में क्या होगा? 0. और अगर ये जो एलिमेंट हम इंसर्ट करने जा रहे हैं ये फर्स्ट एलिमेंट ना होके और कोई भी नंबर का एलिमेंट है, तो ओनली द रियर विल चेंज, फ्रंट विल रिमेन सेम. तो रियर क्या होगा?
length of Q minus 1, यानी last index of the Q will be the value of rear. Now another function we will implement, and which is dq. dq means we are going to take something out from the Q, or here while taking out anything from the Q, we have to first check whether our Q is having something or not. So we are just calling this function is empty, which we created earlier, by passing it this Q. And if this function returns us a true value, that it means simply our Q is having nothing. So this function is going to return us underflow. Otherwise, the item which we want to take out will be the item at index number 0. Now, if after taking this element at index number 0 out from the Q, if there is nothing in the Q, it means, I mean to say, if the Q is having only one element and we have taken it out, then the Q becomes empty. So in that case, front and rear both should be none. So I am just checking if after taking out the element, if the length of our Q is 0, it means there was only one element that we have taken out, and in that case front and rear both will be none, because there is nothing, and we are returning the item. One more function that we can implement is a peek. Peek is just observing the front of the Q. As we did in a stack, just looking into the stack, we called it a peek operation. Similarly, looking at the front end of the Q is known as a peek operation here. So first of all, we should check if our stack is having something or not. Is empty stack Q, sorry. Then we have to write return underflow, else front equals to 0, and what should we return? The first element, I mean the element at the front. Okay, so this is peek. Now one more function we are going to implement is a display. We need to display the Q. So displaying means, first of all, let us check if our stack is having something or not. If it's empty, our Q. So
we will simply say कि Q is empty. Q empty, else, and one more case, if our Q is having only one element, length of Q is equals to 1, then we are going to print the front part of the Q, which is Q0, and Q0 will be the front, and front and rear both will be at the same position. So we are going to print front and rear both will indicate to Q0 only. So this is when we have only one element in the Q. Otherwise, our front is 0. The rear will be length of Q minus 1, and we will print Q front which will be our front, so the first element we have printed, and the rest of the element we will print using a loop for A in range इंडेक्स नंबर 1 से और रियर इंडेक्स तक प्रिंट QA। अब 1 से रियर तक हमने प्रिंट किया, इसका मतलब द लास्ट एलिमेंट इज स्टिल टू बी प्रिंटेड, और वो हम प्रिंट करेंगे इस लूप के बाद, और वो होगा Q रियर Q रियर होगा, और इस पे एक हम मैसेज और ड्रॉप कर देते हैं कि दिस इज आवर रियर। Fine, this is how we can display the queue, a list, empty list as a queue, where initially our front is none, and again implementing a never ending loop while giving a menu to the user, print queue operations one and Q I'm just going to copy it, paste, second option DQ, third will be a peak, fourth
Fourth is a display. And what is left? Another option we will give to opt out from this queue, which is exit. Now we are going to get the choice of the user. Enter your choice from 1 to 5. And whatever user enters will be stored in the CH. If the choice is 1, means the user opts for enqueuing, then we will ask the item to be inserted. Enter item. And we just need to call this function enqueue, which we created earlier. Enqueue by giving it our queue and the item. Now this enqueue function will definitely input this is just a message I am giving so that your screen pauses for it until you press an enter key. Okay, so this message will flash, and when you will press enter key, then only we will move further. And if your choice is double equals to 2, means a dequeue process you need. So the item that will be dequeued, तो हमने इस फंक्शन से ले लिया by passing the queue. And if the item received is underflow, the item received is underflow, so we simply will display underflow the queue is empty. Else we will print dequeued item is item. Press any key to continue. So this was for choice number 2. Then comes your choice number
3. Aleph choice is 3 means we are just picking out the item that we will receive is peak Q, and again if item is, I'm just copying this whole text from here. If item is under flow, we will print Q is empty, else print frontmost item is item. Next choice is choice number 4, display. We are just going to call this function display. The next is choice 5. We are going to break else we are going to print invalid choice. And press any key to continue. So in this way this program is over now, and we have to see the result what actually this program is going to give us. So here is the output showing you that what our queue is having at the very beginning. I'm just opting for option number 4 here, and let us see. So a message queue empty is here. It means initially our queue is empty. If I try to dequeue this, then let us check. You can see this message underflow, the queue is empty, because initially when our queue is empty we cannot dequeue anything from it. So now I'm going to opt for option number 1. It is asking for item. I just entered say 5. Press enter. Another item I am inserting 34. Another item again. Another item. Another item. So let us see what is now in our queue. I'm opting for. So you can see here 5 is at the front and 89 at the rear. If I want to delete an element from this queue, I am opting for option number 2. Then you can see here the dequeued item is 5, which was at front in our queue, and this is the current situation of our queue. Now 34 becomes the front element and 89 at 3. One more option we have, which is option number 3. So you can see option number 3 peaking gives us frontmost item, which is 34 in our queue. And finally I'm going to use this option number 5 to exit from this program.